एवरीवन, दिस इज नीलम फ्रॉम CMICS। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल मैनेजमेंट की क्लास 3 और आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। 1. संगठन व्यक्तियों का समूह होता है। ऑप्शन 2, इसके लक्ष्य व उद्देश्य पूर्ववर्ती होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, संगठन एक सरल संस्था है। Organization is a group of individuals. Option number 2, it aims and objectives are pre-decided. Option number 3, organization is a simple institution. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमूल का, जो एक सहकारी संगठन है। इट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ था कि आनंद जी द्वारा उन छोटे छोटे फार्मर्स जिनके पास 2 या 3 कैटल्स होते थे और वो अपना खुद का फर्म नहीं स्टैब्लिश कर सकते थे, उनको कलेक्ट किया गया। तो इससे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संगठन व्यक्तियों का समूह होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिसाइडेड। जितने भी फार्मर्स को कलेक्ट किया गया था उनका एक ही एम था कि उनका जो दूध है मार्केट तक जाकर बिक जाए। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके लक्ष्य व उद्देश्य पूर्ववर्ती थे। ऑप्शन नंबर 3, संगठन एक सरल संस्था है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संगठन एक जटिल संस्था होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। देखिए, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि पूरा जो प्रोसेस होता है बिजनेस का, राइट फ्रॉम फार्मर्स को उनने कलेक्ट किया, उनके द्वारा जो दूध एकत्रित हुआ उसको यूनिट तक कैसे लेके जाना है, फूड कैसे प्रोसेस होगा, दूध दही छाछ में कैसे बनेगा, प्रोसेस होने के बाद पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, और इन सारे अलग अलग टीम्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में जो इनने कॉपरेशन सेट किया है वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प चुने। संगठन औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होते हैं। ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर 2, संगठन का रूप हमेशा स्थायी होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ऑप्शन नंबर 2, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज परमानेंट। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कि संगठन औपचारिक व अनौपचारिक। देखिए, औपचारिक और फॉर्मल ये क्या होता है? कोई भी ऐसा संगठन, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, जिसमें जो पावर्स एंड अथॉरिटी है उसका अप्रोच टॉप टू बॉटम हो। देखिए, इसको समझते हैं। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है तो उसमें सबसे पहले होगा उसका CEO, ठीक है, फिर होंगे कुछ मैनेजर्स, फिर कुछ वर्कर्स, फिर लेबर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर और अथॉरिटी होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, विकेंद्रीकरण, ऊपर से लेके नीचे तक बहती है। फिर इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व, इन लोगों को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई है ये अपनी हायर अथॉरिटी को इसका जवाब देंगे। जवाबदेही वो फ्लो करेगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें अथॉरिटी टॉप टू बॉटम डिस्ट्रीब्यूट हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप डिस्ट्रीब्यूट हो वो कहलाएंगे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, दैट इज औपचारिक। अब अनौपचारिक क्या होगा? इनफॉर्मल। देखिए, हर संस्था में, हर इंस्टीट्यूशन में अनौपचारिक संगठन होते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर A और डिपार्टमेंट नंबर B। इधर के 2 लोग और इधर के 1 लोग, ये आपस में गॉसिप करते हैं, चुगलियां करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाते हैं अनौपचारिक, है ना। ये फॉर्मल नहीं है, ये अनौपचारिक है क्योंकि अनौपचारिक बातें करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से करप्शन होता है, करप्शन
निचले स्तर के अधिकारियों से ऊपर तक किस तरह से करप्शन फैलता है, ये सारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और ऑप्शन नंबर 2, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज परमानेंट, संगठन का रूप हमेशा स्थायी होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, संगठन जो है वह स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। अस्थायी संगठन वो होते हैं जो कुछ 2, 3, 4 या 6 महीने के लिए बनते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के साथ वो समाप्त हो जाते हैं। और स्थायी वो होते हैं जो कुछ सालों तक चलते हैं, 1, 2 या 5, 6 सालों तक। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओनली 1 इज करेक्ट। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्न में से संगठन की प्रक्रिया के चरण नहीं हैं। ऑप्शन है उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन नंबर 2 क्रियाओं का समूहीकरण, ऑप्शन नंबर 3 कार्यों की पहचान और विभाजन, ऑप्शन नंबर 4 बजट का निर्धारण करना। Which of the following is not a step in organization process? Option number 1 determination of objectives, option number 2 grouping of work, option number 3 identification and division of task, option number 4 determining the budget. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया है उद्देश्यों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा तब उसकी पूर्ति करने के लिए तो आप संगठन बनाएंगे। अब किसी भी संगठन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना। दूसरा हो सकता है समाज सेवा करना। तो 90 to 95% जो संगठन होते हैं उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में है क्रियाओं का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ वर्क में क्या होता है कि पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, पहले तो ये सुनिश्चित करना कि काम क्या है। फिर दूसरा होता है रिसोर्सेज कलेक्ट करना। रिसोर्सेज में वो आ जाएगा अपना लैंड, कैपिटल, लेबर, इक्विपमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आ जाएंगी रिसोर्सेज के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है ऑप्शन नंबर 3 कार्यों की पहचान और विभाजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टास्क। देखिए, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो कार्य हमें करवाने हैं, हमें हमारी जो टीम है उससे हमें जो काम करवाने हैं, हम उन कार्यों को उनकी क्षमता, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो कार्य उनको दें। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग का काम है तो वो टाइपिस्ट द्वारा ही सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 डिटरमाइनिंग द बजट, बजट का निर्धारण करना। हमने पॉस्टकॉप रूल पढ़ा था। पॉस्टकॉप रूल के अंदर बजट एक अलग प्रक्रिया है और ऑर्गेनाइजेशन एक अलग प्रक्रिया है। तो ये दोनों अलग अलग चीज हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया है निम्न में से संगठन की प्रक्रिया के चरण नहीं है, तो 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संगठन प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 विभागीकरण, ऑप्शन नंबर 2 कार्यों की जांच, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरदायित्व का वहन करना। Which of the following are the stages of organization process? Option number 1 departmentalization, option 2 evaluation of work, option number 3 bearing the responsibility. देखिए, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं जिसमें आपका रिवीजन बहुत इजी हो सके। मे बी आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, बट हमारा मोटिव है कि सिलेबस को MCQ के थ्रू कंप्लीट करना। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कुछ पिछले 3-4 हमने स्टेजेस अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर संस्था में अलग अलग विभाग होते हैं।
देखिए विभाग जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभागीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये भी दो तरह की होती है। पहले होती है कार्यात्मक और दूसरी होती है प्रभागीय। इसका मतलब होता है कार्यात्मक फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ एक विभाग ही सारे काम कर लेता है, उसमें और कोई अन्य विभाग नहीं होते हैं। और प्रभागीय जिसके अंतर्गत एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। मोर देन 1, 2 और 3 डिपार्टमेंट्स आर देयर। फिर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, कार्यों की जांच, इवैल्यूएशन ऑफ वर्क। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो समय समय पर ये चेक करता है कि हमने जो हमारा प्लान बनाया है, हमारा काम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है उत्तरदायित्व का वहन करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। देखिए कैसे, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑफिस है, हम किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक इंस्टीट्यूट का एक ऑफिस है, उसमें एक जो रिसेप्शनिस्ट का भी रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो बच्चे इंक्वायरी के लिए आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, अगर उनको प्रॉपरली इंक्वायरी नहीं दी जाएगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट फेल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर 1, भविष्य में विकास की संभावनाओं का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2, कार्यक्षमता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3, भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर। ऑप्शन नंबर 1, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 3, रिमूवल ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है भविष्य में विकास की संभावनाओं का ध्यान रखना। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। रिसेंट में स्पेस एक्स एलॉन मस्क द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप सभी ने सुना होगा। उनको ये संभावना दिख रही है कि जो स्पेस ट्रैवल है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उनकी कंपनी बहुत लार्ज एक्सटेंसिव रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। तो ऑब्वियसली ये संगठन का काम होता है कि भविष्य में होने वाली जो संभावनाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करें, जिसमें उनका संगठन आगे विकास कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर कार्य क्षमता में वृद्धि, देखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आज कोई भी एम्प्लॉय जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है अपने, तो उसके जो कोवर्कर्स होते हैं, उसके सीनियर्स होते हैं, वो उसको हमेशा पुश करते हैं कि और अच्छे से काम करो, कम समय में ज़्यादा काम करो। कार्य क्षमता में जब तक वृद्धि रहेगी तभी एक ऑर्गेनाइजेशन टिका रहेगा। अगर सिर्फ बैठे बैठे इंसान सैलरी लेगा और उतना काम नहीं करके देगा तो इंस्टीट्यूट फेल हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3, भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करना, रिमूवल ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी। देखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप सभी को पता है भविष्य अनिश्चित है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट को इकोनॉमी मार्केट में टिकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न सोसाइटी के साथ अपग्रेड करे, समय समय पर इनोवेटिव टेक्निक्स को अडॉप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ नोकिया और सैमसंग का। आप सभी को याद होगा हमारे पास नोकिया का छोटा कीपैड फ़ोन हुआ करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज नोकिया ने इतना अच्छा सक्सेसफुल वो अपना स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर पाया, इसलिए वो मार्केट में नहीं टिक पाई। वहीं सैमसंग ने उनने बहुत अच्छा कीपैड फ़ोन भी दिया था और साथ में आज अपना ये स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, तो वो स्टिल मार्केट में, इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल 3 आर करेक्ट। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रबंधन की सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2, समाज के प्रति उत्तरदायित्व। सॉरी गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर 3,
न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद एवं समय की बचत। The objective of organization are option number 1 assisting the management, option number 2 responsibility towards society, option number 3 maximum output at minimum cost and time saving। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। प्रबंध की सहायता करना, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हमने पोस्टकॉप रूल पढ़ा था मैनेजमेंट का, जिसके अंतर्गत ये जो ओ है वो ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन होता है वह प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि वो प्रबंधन की सहायता करता है, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। फिर ऑप्शन नंबर 2 समाज के प्रति उत्तरदायित्व। देखिए किसी भी संगठन का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो सकता है, क्या दायित्व, क्या कर्तव्य हो सकते हैं। देखिए कोई भी फर्म है तो दैट फर्म शुड मेक श्योर कि पीपल, जिन लोगों तक उनका सामान पहुंच रहा है वो अफोर्डेबल प्राइस पे पहुंचे, बहुत अच्छी क्वालिटी का दे सामान, हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, और साथ में जो कस्टमर फीडबैक, जो रिस्पॉन्स आता है उसको टाइमली सॉल्व करे। तो ये हो जाएगा समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर ऑप्शन नंबर 3 न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद एवं समय की बचत। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टिके रहने के लिए चाहिए कि वो कम से कम समय में, कम पैसों में जितना हो सके मैक्सिमम आउटपुट दे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर 1 व्याख्या का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 अपवाद का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर 1 थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी थ्योरी नहीं है वो, ये गलत लिखा हुआ है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी, ऑप्शन नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन व्याख्या का सिद्धांत। देखिए व्याख्या का सिद्धांत दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको उनकी ड्यूटी, अथॉरिटीज, पावर बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि किसको क्या काम करना है। और दूसरा, जो ड्यूटीज और अथॉरिटीज उनको दी गई हैं वो रिटन फॉर्म में हो, ऑब्वियसली ओरल भी हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि वो रिटन फॉर्म में हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जब रिक्रूटमेंट होता है तो कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से बॉन्ड साइन करवाती हैं, 1 साल का, 2 साल का। तो उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है कि जब रिटन फॉर्म में बॉन्ड साइन कराया जाता है। बॉन्ड्स में क्या कंडीशंस होती हैं कि आपको रोटेशनल वीक ऑफ मिलेगा, आप 1 साल तक कभी कंपनी छोड़कर नहीं भाग सकते, आपका 1 साल काम करने के बाद ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 व्याख्या का सिद्धांत, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 अपवाद का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। देखिए ये सिद्धांत ये कहता है कि कुछ डिसीजन विच आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो केवल हायर अथॉरिटीज के द्वारा ही लिए जाएंगे या तो मैनेजर्स के द्वारा ही लिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, अपवाद का सिद्धांत होता है। फिर है ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये कहता है कि कोई भी एक अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, वो अपने अंडर में सिर्फ 4 या 5 या 6 ही लोगों को कंट्रोल करे। अगर इससे ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो अ हायर अथॉरिटी शुड कंट्रोल ओनली 5 और 6 पर्सन। तो इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं औपचारिक संगठन पूर्व नियोजित होते हैं,
ऑप्शन नंबर 2, इनकी संरचना उच्च व मध्य दोनों स्तरीय प्रबंधन द्वारा की जाती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर प्री प्लान्ड। ऑप्शन नंबर 2, दे आर स्ट्रक्चर्ड बाय बोथ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। औपचारिक संगठन, अभी मैंने आप सबको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि औपचारिक संगठन क्या होता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये पूर्व नियोजित होता है। ऑब्वियसली जो संगठन औपचारिक है तो ये चीज तो फिक्स है ना कि इसका सीईओ कौन है, इसका मैनेजर कौन है, कौन कौन से इसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इन सबको क्या क्या काम करने हैं, ये सारी चीजें पहले से ही सुनिश्चित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इनकी संरचना उच्च व मध्य दोनों स्तरीय प्रबंधन द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जो संगठन होते हैं उनकी संरचना केवल उच्च अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि जो अथॉरिटीज और पावर होते हैं वो टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं। ऊंचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो निम्न और मध्य स्तर के अधिकारियों को पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट पूछा गया है हमसे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज ओनली 1। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असत्य है। औपचारिक संगठन में किसी कर्मचारी को या अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य की असफलता हेतु उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। In a formal organization, no employee or officer can be held personally responsible for the failure of a work of any work. फिर ऑप्शन नंबर 2, आदेश की एकता अनिवार्य है। ऑप्शन 2 दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट एसेंशियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक संगठन में किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य की असफलता हो तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑफिसर को जो वर्क असाइन किया गया है, किसी भी अधिकारी को जो काम सौंपा गया है, वो उसके लिए जवाबदेही है। ही इज आंसरेबल फॉर दैट वर्क टू हिज और हर हायर अथॉरिटी। फिर ऑप्शन नंबर 2, आदेश की एकता अनिवार्य नहीं है। देखिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड इज अ मस्ट। आदेश की एकता होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है, अगर उसको 2 लोग गाइड करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इन 2 में से किसकी बात सुनी जाए, कौन सा काम किया जाए और कौन सा काम ना किया जाए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है विच वन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बोथ आर फॉल्स। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सत्य है। औपचारिक संगठन में ऑप्शन नंबर 1, मानवीय प्रयासों को समझना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 2, नियम के पालन से अधिक देरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है ह्यूमन एफर्ट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर 2, देयर इज मोर डिले इन फॉलोइंग द रूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि औपचारिक संगठन की यहाँ पर बात हो रही है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहाँ पर जो मानवीय प्रयास होते हैं उनको समझना मुश्किल होता है। ह्यूमन एफर्ट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टीम काम कर रही है, 3 लोगों की टीम काम कर रही है, तो जो पहला आदमी है वो 60% वर्क कर ले रहा है और बाकी के जो 2 हैं वो 20% ही काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम तो पहला आदमी ही कर रहा है, 60% ऑफ द वर्क। लेकिन जो टीम है वो अपनी टीम वर्क जो उनने किया है, लेकिन किसी भी मैनेजर के लिए ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि जो काम किया गया है, जो टीम ने जो जवाब दिया है हमें, जो टीम वर्क हुआ है, उसमें से पर्टिकुलरली किसी भी अधिकारी या किसी कर्मचारी ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ह्यूमन एफर्ट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर ऑप्शन नंबर 2 है नियम के पालन में अधिक देरी होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देयर इज मोर डिले इन फॉलोइंग द रूल। ऑब्वियसली
फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसमें 2 लोग नीचे है ना, सबऑर्डिनेट्स 2 लोग काम कर रहे हैं। अब इसको ये पता चल गया कि इस व्यक्ति ने करप्शन किया है, लेकिन जब तक बात ऊपर पहुंचेगी मैनेजर तक, फिर और हायर लेवल अथॉरिटी तक, और फिर और उसके सीईओ तक, तब तक बहुत देरी हो जाती है कई बार, क्योंकि मैनेजर के पास कई बार ये अथॉरिटी नहीं होती है कि करप्शन के लिए इसको सस्पेंड कर पाए। तो रूल्स फॉलो करने के चक्कर में काफ़ी देरी हो जाती है। देयर इज मोर डिले इन फॉलोइंग द रूल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू आर एंजॉइंग माई क्लास। प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए आप क्लास में क्या चेंजेस चाहते हैं। थैंक यू।